मैं हूँ आपके साथ कैलाश रोगी। तो आज आपके सामने लेकर आए सबोत्तम क्लासेस। उसमें हम हिस्ट्री के भारतीय इतिहास पर चर्चा करेंगे दोस्तों। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आप जानते हो कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, वैसे तो इतिहास का काल विभाजन हमारे भारत की देन नहीं है। भारत के इतिहास की देन कुछ अलग है, उसका विभाजन कुछ अलग तरीके से किया गया। लेकिन ये जो विभाजन है ये यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित है दोस्तों। वहाँ प्राचीन इतिहास को क्लासिकल युग माना जाता है, मध्यकालीन इतिहास को सामंतवाद का युग माना जाता है और आधुनिक भारत के युग को विज्ञानवाद का युग माना जाता है, प्रबोधन का युग माना जाता है। दोस्तों, कैसे कहें कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास प्रबोधन का युग रहा है, कैसे आधुनिक युग रहा है, कैसे विज्ञानवाद का युग रहा है, हम इसे सेटिस्फाई करेंगे। दोस्तों, हर बात के पीछे तर्क रखना पड़ेगा और हमें इन्हीं तर्कों पर बात करेंगे। सबसे पहले इतिहास के पिता के बारे में अगर बात कर ले तो इतिहास के जो जनक है वो हेरोडोटस हो जाता है। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास भारतीय इतिहास में गौरवमय इतिहास रहा। वैसे भारतीय इतिहास की शुरुआत है वो सभ्यता काल से मानी जाती है, सभ्यता काल से मानी जाती हैं। और हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम सभ्यता पढ़ेंगे। उसमें पहली सभ्यता हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल से हम शुरू करेंगे, फिर पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बाद में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यता के बाद में हम पढ़ेंगे लौह युगीन सभ्यता। आप समझ तो रहे हैं ना दोस्तों कि हम किस प्रकार लोहे की जानकारी को प्राप्त करेंगे। लौह युगीन सभ्यता, इस प्रकार से 4 सभ्यताएं हमें पढ़नी है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे धर्मों का उत्थान होगा। इसमें हम पहले पढ़ेंगे वैदिक धर्म, उसके बाद में बौद्ध धर्म के बाद में जैन धर्म। इसी प्रकार से क्या कहा जाता है, गंगा और सोन नदी जो इनकी घाटी में कम से कम 65 धर्मों का उदय हुआ और वही उपनिषदों का शुरुआत हुई। वेदों का अंत होगा, उपनिषदों का फिर पुनः स्थापना होगी। यहाँ जब वेदों में ये बात कही जाएगी और वेदों की कर्मकांडी व्यवस्था भारी भारी पढ़ने लगेगी, तभी नए उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना होगी। भगवान बुद्ध महावीर जैसे आलोचक आएंगे और एक नया पद दिखाएंगे समाज को। उसके बाद में हमें राजवंश पढ़ने, इसमें हम मगध के राजवंश की बात करेंगे, जिसमें हरेक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, अनेक राजवंशों की चर्चा की जाएगी। फिर मौर्य राजवंश की चर्चा करेंगे, उसके बाद में गुप्त राजवंश की चर्चा करेंगे, उसके बाद में पुष्यवती राजवंश की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम अंतिम हिंदू सम्राट जिसे हर्षवर्धन कहा जाता है, उसके पुष्यवती वंश के साथ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर मेंस के नज़रिए से और प्रीलिम्स के नज़रिए से इम्पोर्टेंट जो अपना टॉपिक होता है वो होता है आर्ट एंड कल्चर, कला एंड साहित्य। दोस्तों, कला एंड साहित्य पर जब हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों मेंस में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर बार इससे आते हैं, मतलब 50 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये सारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। दोस्तों, गुप्त काल के मंदिर पढ़ोगे आप, मंदिर की शुरुआत गुप्त काल मानी जाती है। इसी के साथ में आपने साहित्य का युग देखोगे, हर कोई ना कोई चीज़ आप देखोगे तो प्राचीन इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मध्यकालीन इतिहास में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, इसमें 3 राजवंश देखने। एक तो हम पढ़ेंगे जो बाहरी आक्रमण हुए, तुर्क आक्रमण, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के बाद में मुगल काल। लेकिन इनकी जो मेन प्रशासनिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हुए हम बात करेंगे इनके साहित्य की, इनकी कला एंड आर्ट एंड कल्चर की। उसके बाद में आधुनिक युग। दोस्तों, आधुनिक युग की शुरुआत मुगल काल के विघटन से मानी जाती है और इधर अंग्रेजों का आना, मुगल काल का विघटन, छोटे छोटे राज्यों का उद्भव, ये सारी घटनाएं मिलकर हम आधुनिक भारत की नींव रखेंगे। और इसी प्रकार हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते पढ़ते 1947 तक के इतिहास को हम पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ेदार कहानी होगी। जब भारत आज़ाद होगा, पाकिस्तान और भारत जैसे 2 नए राष्ट्रों का निर्माण होगा। और आज भी कहा जाता है कि भारत में तो राष्ट्रवाद के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो जारी है, क्योंकि भारत एक देश है जिसमें विश्व के सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, सभी धर्म निवास करते हैं, सभी भाषाएं बोली जाती हैं। और इतनी विविधता और एकता के बावजूद भी आज हमारा प्यारा भारत अखंडता लिए खड़ा है। तो इस दुनिया में हर प्रगति की ओर भारत की नज़रें हैं। इसी के साथ में हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।